हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग चर्चा कर रहे थे पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत और देखेंगे इस संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हमने 1773 से शुरू की थी वो होते होते 1919 और 1919 तक आते आते भारत के आप देखेंगे राजनीतिक घटनाक्रम में कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देने लगा था। अब ब्रिटिश सरकार भी भारत में उत्तरदायी सरकार की बात करने लगी थी। आप देखेंगे उत्तरदायी सरकार की बात करने लगी थी। इधर भारत में जागरूकता का काल जिसे कहता है कि जागो इंडिया जागो के तहत क्या था, जो जागरूकता फैल चुकी थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ कि ब्रिटिश शासन भारत के लोगों का किस तरीके से शोषण कर रही है। इन सभी घटनाओं के क्रम में आप देखेंगे गांधी जी का आगमन हो चुका था। गांधी जी भारत के क्या था, हालांकि गांधी जी इससे पहले भी कुछ दिनों के लिए भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, फिर वापस हुए थे। 1916 में आप जाएंगे, 1516 में क्या था, आए तो सबसे पहले साबरमती की आश्रम की स्थापना 1916। फिर इसके बाद क्या होता है, एक राजनीतिक घटनाक्रम शुरू होता है। बनारस अधिवेशन से आप देखेंगे घटनाएं शुरू होती हैं। जो राजकुमार शुक्ल हैं वो चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्हें बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, वहां की घटनाओं को देखते हैं, फिर वो वहां चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप देखेंगे गांधी जी रौलट एक्ट के संदर्भ में भी जो है सत्याग्रह एक राष्ट्रव्यापी रूप से क्या करते हैं, शुरुआत करते थे। तो इसी क्रम में आप देखेंगे रौलट एक्ट आपने देखा। रौलट एक्ट 1919 के बाद क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है गांधी जी को अंग्रेजों का दलाल भर्ती या एजेंट कहते हैं, सेना का जो भर्ती एजेंट के रूप में बोला जाने लगा था। और भारत में संवैधानिक सुधारों की ब्रिटिश शासन की ओर से ये बात स्वीकार की गई थी कि हम क्या है, विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या करेंगे, हम भारत में संवैधानिक सुधारों की बात करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सत्ता अपनी बात से मुकर गई क्या, और उसके बदले उन्होंने दिया भारत के लोगों को रौलट एक्ट कि हम आपको नो वकील, नो दलील, नो अपील के कॉन्सेप्ट पे आपको कभी किसी वक्त कभी भी शक के आधार पर क्या है, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसी के क्रम में आप देखेंगे कि जब गांधी जी गिरफ्तार होकर कहां, हरियाणा से वापस दिल्ली भेज दिए, वो बॉम्बे भेज दिए जाते हैं। इस क्रम में फिर इधर घटनाएं 1919 के दर में आप देखेंगे कि एक तरफ रौलट एक्ट आता है, दूसरी तरफ 1919 का अधिनियम, फिर रौलट एक्ट आया। रौलट एक्ट के बाद की घटनाओं में देखेंगे कि इधर खिलाफत आंदोलन, दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत पहले होती है। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1921-22 के रूप में दिखता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से आपको दिखाई पड़ेगी वो असहयोग आंदोलन की। और खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे कहां, 14 मार्च 1920। तो कहीं ना कहीं दोनों घटनाएं आगे पीछे के क्रम में हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन पहले शुरुआत हुआ है कि असहयोग आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत असहयोग आंदोलन के पहले शुरू हुई थी। और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है तैयार करने में कहीं ना कहीं एक रौलट एक्ट, दूसरा खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे जो भारत में शुरू हुआ था। इससे पहले हम बता दें कि खिलाफत आंदोलन की चर्चा अगर हम बात करें यहीं पे आपको थोड़ी सी चर्चा हम खिलाफत आंदोलन के बारे में बता देते हैं। खिलाफत आंदोलन अलग से नहीं बताएंगे क्योंकि संवैधानिक सुधारों के क्रम की हम बात कर रहे हैं, ना कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप भारत में देखेंगे एक तरफ क्या था, सत्याग्रह की शुरुआत होती है, दूसरी तरफ आप देखेंगे क्या, एक तरफ क्या है सत्याग्रह, दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही हैं। या भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ क्या था, क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाने की बात क्रांतिकारी संगठनों ने अपनी तरफ से एक आंदोलन शुरू कर रखा था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। तो सबसे पहले हम बात करें अगर यहां खिलाफत आंदोलन की, तो आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे कहां, 14 मार्च 1920
1920 को आप दिखाई पड़ेंगे क्या है शुरुआत होती है। और कैसे होती है कि यूरोपीय शक्ति, टर्की और यूरोपियन दो शक्ति थी, इनके बीच एक सेवर्स संधि या सेवरे की संधि कहते हैं। तो यूरोपीय शक्ति पूरे मिट गया। चलिए टर्की की बात करेंगे तो टर्की और यूरोपीय बीच क्या होती है, कहेंगे सेवर्स की संधि कह सकते हैं, या लगा देते हैं, दोनों एक ही बात है, सेवरे की संधि कहेंगे। ठीक है, इसे सेवरे की संधि कहेंगे। इसे दोबारा लिख देते हैं, सेवर्स की संधि या कहेंगे किसके, सेवरे की संधि। ठीक है, इसके बीच ये संधि होने से क्या होता है, इस घटना से ऑटोमन साम्राज्य, कौन सा, तुर्की का, या तुर्की आप प्रेजेंट टाइम जिसे टर्की टर्की चिल्लाते हैं, तो तुर्की साम्राज्य जिसे ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, उसी को क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। तो आप देखेंगे इस संधि के तहत क्या था, ऑटोमन साम्राज्य की बात करेंगे। या टर्की का विभाजन, आप देखेंगे विभाजन किया गया। अच्छा, अब इस विभाजन से हुआ क्या, हुआ तो विभाजन टर्की में था, टर्की साम्राज्य का विभाजन हुआ था, लेकिन क्या था, वहां के खलीफा को वो अपना क्या, आध्यात्मिक गुरु या जो है भगवान के समीप का बंदा जिसे बोलते हैं, भगवान के करीब, मतलब भगवान का प्रतिनिधि, जिस तरीके से लुई सोल में कहते थे कि मैं ही भगवान हूं क्योंकि भगवान ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या बोला था टर्की साम्राज्य में कि ये हमारे खलीफा हैं, तो ये क्या है, भगवान, या जो भगवान उस नाम में आप देख सकते हैं कि ये खुदा के प्रतिनिधि हैं, इनके खिलाफ उनके साम्राज्य के विभाजन की बात हुई थी। तो देखेंगे इसी खिलाफ, किसके, खलीफा के खिलाफ था। आप देखेंगे इस संविधान में अगर बात करेंगे यही से, तो देखेंगे ये किसके विरुद्ध लाया गया था, तो खलीफा साम्राज्य। ठीक, क्या था, का विभाजन किया गया था। अब जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, भारत के मुसलमानों में इसमें क्या था, तीव्र रूप से एक आक्रोश पैदा हुआ। कहीं ना कहीं ये लगा कि ये हमारे धर्म से, क्योंकि ये मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ था, और ये मुद्दा धर्म से जुड़ा होने की वजह से, ठीक है, धर्म की वजह से जुड़ा हुआ था, और धर्म की जुड़ा होने की वजह से क्या था, भारतीय मुसलमानों में आप देखेंगे तीव्र आक्रोश की, ठीक, आक्रोश की बात हुई। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ है। इस क्रम की बात करेंगे तो 20 मार्च 1920 को आप देखेंगे को, ठीक है, एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन थे, और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन के नेता पूछे जाते हैं, तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे
शौकत अली और मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली वो नहीं थे, मोहम्मद अली ये दोनों भाई थे। इसे खिलाफत बंधु आंदोलन भी बोला जाता है। ये दोनों भाई थे। ये जिन्ना, आप मोहम्मद अली जिन्ना से इन्हें मत जोड़ के रखिएगा, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना अलग थे। तो याद देखेंगे तो मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बाद में इसमें जिन्ना भी जुड़ते हैं और जिन्ना के जुड़ने के बाद इसमें भारतीय आंदोलन के अन्य नेताओं का भी अगर बात करें जो है जुड़ाव होता है। तो आप देखेंगे इस क्रम की बात होगी कि इस क्रम की अगर बात करेंगे तो 22 नवंबर 1900 देखेंगे 1919 को इन्होंने क्या आंदोलन की शुरुआत की, ठीक। आप इसे देखेंगे आंदोलन की शुरुआत हो जाती है टर्की विभाजन के संदर्भ में। और पहले सम्मेलन, इसका पहला सम्मेलन आप देखेंगे नई दिल्ली में होता है। कहां होता है? नई दिल्ली में। तो 22 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत यहीं लिखते हैं, ठीक। सॉरी, नवंबर लिख सकते हैं। 1919 को देखेंगे कहां से खिलाफत की शुरुआत है ये। और आप इसमें देखेंगे कौन कौन, और पहला सम्मेलन इसका आप देखेंगे, इस खिलाफत आंदोलन का पहला सम्मेलन आपसे पूछा जाए तो खिलाफत आंदोलन का पहला सम्मेलन होगा। अगर देखेंगे कहां होता है? नई दिल्ली में। आप इसे देखते हैं इस क्रम में। और इसमें आप देखेंगे कि और जिसके अध्यक्ष थे फजल हक, आपने इनका नाम सुना होगा, कौन? फजल उल हक। तो सम्मेलन के अध्यक्ष की बात होगी, कौन थे? फजल उल हक, ठीक। ये आप देखेंगे इस अध्यक्ष के पद की बात है। और इसमें आप देखेंगे अध्यक्ष थे और इसमें गांधी जी, श्रद्धानंद और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने इसमें भाग लिया था। और इसमें भाग लेने के दौरान ही मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इन नेताओं का, खासकर गांधी जी का, इस आंदोलन में विरोध किया था। हालांकि आप देखेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली ने मोहम्मद अली जिन्ना की जो बात थी उसे नकार दिया था। और इस आंदोलन की शुरुआत के साथ साथ आप देखेंगे इस आंदोलन की शुरुआत होती है जिसमें गांधी जी, इसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन ऐसे नेता थे जो खिलाफत आंदोलन में भाग लिए थे, आपसे पूछा जाए। पहला नाम है, ठीक, गांधी जी का। दूसरा नाम आपको लगेगा कि श्रद्धानंद, जो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हैं, वो इससे क्या जुड़े होंगे? श्रद्धानंद तो दिल्ली के कुतुब जो से कहते हैं, ये जो कौन सी मस्जिद है, इस मस्जिद पर भी आकर अपना भाषण या मंच देते हैं। आप देखेंगे जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, यहां से भी श्रद्धानंद जो है अपना भाषण देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। इस क्रम की बात करेंगे मदन मोहन मालवीय भी, जो कट्टर हिंदूवाद के रूप में जाने जाते हैं, इस खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े दिखाई पड़े थे। आपको देखेंगे क्योंकि इसका वजह थी कि 1916 में ही हिंदू मुस्लिम के लिए जो संधि हो चुकी थी, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो हो चुकी थी वो कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आ चुकी थी। तो इस क्रम की बात देखेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन की बात या शुरुआत होती है। और फिर आगे चल के मुद्दा आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ता चला जाता है। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं अब असहयोग आंदोलन की, जो कहीं ना कहीं भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखेंगे 1909-1919 के अधिनियम, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, और आप देखेंगे इसी बीच रौलट एक्ट है, साइमन कमीशन है, ठीक। फिर 1935 का अधिनियम है और फिर अन्य अधिनियम या अन्य सम्मेलन आप देखेंगे भारत के संविधान की पृष्ठभूमि बनाना
शुरू हो जाती है आप देखेंगे। तो इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन आप देखेंगे इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत आप देखेंगे कि क्या है। औपचारिक रूप से पूछा जाए तो शुरुआत 1920 से ही शुरू किया था। इसी दिन आप देखेंगे क्या था, जिस दिन ये शुरू होता है असहयोग आंदोलन 1920 अगस्त 1920 में आप देखेंगे औपचारिक रूप से अगर बात करें, अगर इसकी शुरुआत की बात हो अगस्त 1920 से आपको दिखाई पड़ेगी। इसी दिन क्या होता है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि इसी दिन तिलक की मृत्यु होती है। तो तिलक की इसी दिन निधन हो जाता है, तिलक का इसी दिन निधन भी होता है। तो आप देखेंगे तिलक का इसी दिन क्या होता है, निधन हो जाता है। आप देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में एक तिलक फंड की बात होगी, जहां कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक फंड जमा होता है तिलक फंड के नाम से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। तो आप चलेंगे, अब इसकी शुरुआत की पृष्ठभूमि हमने बताया कि खिलाफत आंदोलन और पंजाब की जो घटना घटी थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, वो असहयोग आंदोलन से जुड़ती चली गई। तो आप देखेंगे इसके पृष्ठभूमि में, और ये जुड़ती हुई घटना असहयोग आंदोलन के शुरुआत के क्रम की बात होगी। तो असहयोग आंदोलन आप देख सकते हैं, इस चित्र से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि आप देखेंगे इसमें क्या है, सभी वर्ग मतलब महिलाएं भी शामिल हैं। आप इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं। पूछा जाता है कि 1921 के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी थी या नहीं थी, तो महिलाओं की भागीदारी थी। आप देखेंगे बहुत सारे वर्ग भी जुड़े हुए थे। आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के क्रम में, इस क्रम की बात करेंगे, जो ये लोग जुड़े थे, बाद में इस आंदोलन जब टूटता है, आंदोलन लंबा खिंचता है, कोई भी आंदोलन अगर लंबा खींचा जाता है तो उससे लोग फिर क्या है, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करेंगे, इस आंदोलन में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखेंगे इस आंदोलन के साथ साथ अगर बात करें, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप चलेंगे तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि पे चर्चा करेंगे, रॉलेट एक्ट की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, ठीक, और हंटर कमीशन, हंटर आयोग आप समझ रहे होंगे। ये पंजाब मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके पहले हम रॉलेट एक्ट की बात किए थे, तो इन सभी चीजों की चर्चा क्रम बाय क्रम हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिर भी हम इसकी पृष्ठभूमि में आपको कुछ चीजें बताएंगे। आप देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि से जुड़ता चला जाता है। फिर आर्थिक कठिनाइयां और खिलाफत का मुद्दा आपको दिखाई पड़ेगा। तो इन सभी मुद्दों के साथ साथ फिर असहयोग आंदोलन की क्या होती है, ये सभी मुद्दों के बाद असहयोग के बाद क्या होता है, खिलाफत का मुद्दा आता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, और यहीं पे आपको एक चीज बताना है कि ये कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन क्या है। एक है विशेष अधिवेशन, जिसे कहते हैं भारत के संविधान में अध्यादेश लाना, ठीक है। तो कांग्रेस उस समय कोई विशेष अधिवेशन करती थी, वो अध्यादेश की तरह होता था। तत्कालीन परिस्थितियों की जरूरतों के आधार पर CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, वो क्या करती थी, वो ऐसे अधिवेशन जो है लाती थी, आप देखेंगे, और फिर उसी मुद्दे को क्या करती थी, नेक्स्ट अधिवेशन में औपचारिक रूप से उसकी स्वीकृति की बात आपको दिखाई पड़ेगी। और इन अधिवेशनों की बात करें तो आपको विशेष अधिवेशन में देखेंगे कि 1920 में होगा, वहां तो लाला लाजपत राय दिखाई पड़ेंगे उसके अध्यक्ष। लेकिन आपको पूछा जाए कि वो विशेष अधिवेशन का हिस्सा थे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है, कुछ खास पॉइंटों में आप देखेंगे, जैसे नागपुर अधिवेशन में क्या था, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जैसे कार्यकर्ताओं के रूप बीच में जाकर कार्य करने की बात हुई। ग्राम खादी की बात है, खादी पहनना उनके नेताओं ने शुरू किया। ऐसे अधिवेशन 1900 नागपुर अधिवेशन से आपको पॉइंट निकल कर आएंगे और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्रम की बात करेंगे, आगे देखेंगे इस क्रम की असहयोग आंदोलन की प्रगति। तो प्रगति कैसे हुई आप देखेंगे। आप इस क्रम में अगर बात करें
हाँ, यहां असहयोग आंदोलन की प्रगति की बात है, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार है। अगर आप इनको भी याद इतना रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के कौन कौन से मुद्दे थे, इतने में ही आपका क्या है, पीटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे। और वकालत का बहिष्कार, अब पूछा जाएगा वकालत कौन कौन छोड़े थे, फिर आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। फिर तिलक स्वराज फंड, इसने क्या कार्य किए, ये भी आपको अगर देखना होगा। ये पूछा जाए कि यह तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था, तो आप क्या है, टिक किए निकल गए, लेकिन क्या किए थे, तो आप हमारा पूरा वीडियो देखें तो आपको वो भी पता लगेगा। और फिर क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार होता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे वहां के प्रिंस ऑफ वेल्स का भी बहिष्कार हुआ। और असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया के संदर्भ में अगर बात करें, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, तो दिखाई पड़ेगा। ये भी आप मुद्दा है, आप इसे याद रखिएगा। तो अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया इसमें क्या थी, असहयोग आंदोलन में समाप्ति का निर्णय कौन था, कारण था चौरी चौरा कांड की घटना की शुरुआत, गांधी जी की गिरफ्तारी का होना, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या क्या थे, और असहयोग आंदोलन की सफलताएं, उपलब्धियां, असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति। अगर आप इन सभी चीजों को तैयारी कर लें तो कहीं ना कहीं क्या है, आप मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग क्या करेंगे, 10% हिस्सा जो है वो भी आपकी तैयारी के क्रम में तैयार हो जाएगा। तो इस क्रम की बात करें, आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे। चलें, अब असहयोग आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि पे हम आते हैं, तो पृष्ठभूमि को दिखाई पड़ेगा कि पृष्ठभूमि में क्या था। हाँ, अब पृष्ठभूमि आप देखेंगे, पृष्ठभूमि में क्या था, रॉलेट एक्ट था। कहीं ना कहीं सत्याग्रह की बात पहली बार गांधी जी कहां कर चुके थे, राष्ट्रव्यापी रूप से। आपको याद रखना, राष्ट्रव्यापी रूप से पूछा जाए तो रॉलेट एक्ट की सत्याग्रह की शुरुआत जो है, वो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी रॉलेट एक्ट से शुरू करते हैं। और यही रॉलेट एक्ट में आप देखेंगे जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हमने बताया था, सेडिशन समिति के आधार पर, जो ये सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। आपको रॉलेट एक्ट पता होगा, लेकिन रॉलेट एक्ट किसकी सिफारिश पर रॉलेट एक्ट आया था, तो इससे पहले आप देखेंगे सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर क्या बनाया गया था, रॉलेट एक्ट बनाया गया था। और रॉलेट एक्ट हमने बताया था बिना वारंट के क्या था, जैसे बिना वारंट के, जिसे कहते हैं क्या करेंगे, तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात दिखाई पड़ेगी कि अधिकार को रद्द करने की शक्ति आदि की अधारण शक्तियां सरकार को दे दी गई। और कहा गया, रॉलेट एक्ट को भारतवासियों ने क्या कहा था, काला कानून कहा था इसे। ठीक है, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी, आप इसे जानते होंगे। आगे अगर हम चर्चा करें, फटाफट देखते हैं, इसके पृष्ठभूमि की बात होगी तो आप झेलेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको कहां। अब बात होगी 1919 में, जैसे आप देखेंगे क्या था, अमृतसर 13 अप्रैल आप जुड़ा हुआ है, यहां याद रखिएगा। अमृतसर के जो अंग्रेज ब्रिगेडियर थे, कौन से, जनरल डायर, और यहीं पे आप याद रखेंगे कौन थे ये, आर डायर, क्योंकि ये अमृतसर के थे ब्रिगेडियर, प्रशासनिक ब्रिगेडियर आप देखेंगे। और पंजाब के गवर्नर जनरल थे ओ डायर। तो आप देखेंगे ये आर डायर थे, ने जलियांवाले बाग हत्याकांड पे 31 लोगों पर राष्ट्रवादी सभा पर क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया गया था। सैकड़ों लोग मारे गए, आप इन्हें चर्चा होंगे, आप इसे जानते होंगे। फटाफट एक नजर डालते हैं असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि पर, तो देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड जिसे बोलते हैं, ब्रिटिश संसद ने जलियांवाले बाग हत्याकांड को लेकर क्या किया था, जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहरा दिया। क्योंकि क्या था, उनकी एक हंटर कमेटी आई थी और हंटर कमेटी ने ऐसे लोगों को निर्दोष साबित कर दिया था। हंटर कमेटी के सदस्यों में भारतीय सदस्य भी शामिल थे। हमने ये चीज पिछले वीडियो में आपको बताई हुई थी कि हंटर कमेटी ने, इन लॉर्ड सभा के संसद सदस्यों ने, किसने, लॉर्ड सभा ने, याद रखना ब्रिटिश संसद ने जो है जलियांवाले बाग हत्याकांड को लेकर जनरल आर डायर की बात हो रही है कि कार्रवाई को क्या किया था, उचित ठहराया जाना। भारतीयों में कहीं ना कहीं आक्रोश की लहर दौड़ गई। ये सभी घटनाएं आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि
चर्चा बनती चली गई, जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए। आप देखेंगे इस क्रम की बात होगी। और आगे बात करेंगे अब पंजाब में मार्शल लॉ। और पंजाब में मार्शल लॉ की बात करें, भारत के संविधान में अभी भी क्या है, मार्शल लॉ लागू करने के लिए कुछ खास आप देखेंगे सेना कुछ ऐसे सुरक्षा के नाम पर जो है शांति और सुरक्षा के लिए क्या है, कुछ खास क्षेत्र विशेषों में मार्शल लॉ अलग अलग कानूनों के नाम से भारत के क्षेत्र में आज भी दिखाई पड़ता है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 34 आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे भारत में मार्शल लॉ की बात है तो आपसे दिखाई पड़ेगा भारत के संविधान में मार्शल लॉ लागू करके कठोरता से कार्रवाई की गई, ठीक है, जिससे अंग्रेजों को असली चेहरा जो है लोगों के सामने अनावृत या आया। अनावृत मतलब सामने आया, पर्दे के पीछे का जो चेहरा था वो पर्दे के आगे आया। तो आप देखेंगे पंजाब में मार्शल लॉ किस तरीके से काम कर रही थी। अपनी मार्शल लागू करने के बाद सरकार ने वहां कैसी दमनकारी नीतियां लागू की थी। और ये मार्शल लॉ और कुछ नहीं था, ये रॉलेट एक्ट के कानून के आधार पर मार्शल लॉ लागू किया जा रहा था। आप देखेंगे तो अब हम आगे अगर बात करें इस क्रम की तो आप ये भी देखेंगे हंटर कमीशन। देखिए कल का क्वेश्चन का रिवीजन है आपके लिए कहीं ना कहीं। पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जांच, हमने बताया था क्या, रॉलेट एक्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला प्रदेश था पंजाब, लाहौर। याद रखना इस क्रम की बात होगी। तो अत्याचारों की जांच करने हेतु हंटर आयोग कमीशन गठित किया गया। भेदभावपूर्ण जांच और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट ने लोगों में क्या किया था, रोष उत्पन्न कर दिया। यही क्वेश्चन अब क्या है, नए क्वेश्चन के रूप में आपसे कमीशन की संतुति से आधार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे बच्चों। तो आप देखेंगे इस क्रम की बात होगी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस क्रम की अगर बात करेंगे तो देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप इन्हें पता होगा, मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव की बात हो रही है और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं। तो आप देखेंगे पहला पद है राज्य सचिव का, दूसरा पद है भारत के वायसराय का। ये ब्रिटेन की संसद में बैठकर कार्य करते थे और ये कहां करते थे, भारत में रहकर कार्य करते थे। आप ऐसी व्यवस्था 1919 या आप देखेंगे 1858 के एक्ट के आधार पर ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं। और इस क्रम की अगर बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोहरी शासन प्रणाली लागू करना पहला पॉइंट, ना कि जनता को राहत देना। ये कारण था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम पर क्या था, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर देना, जिसे द्वैध शासन बोलते हैं। और कह दिया गया क्या कि ना कि जनता को राहत देना था, इसी का भी असंतोष उभरा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में आप देखेंगे संवैधानिक सुधारों की बात कही गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसके बाद उन्होंने क्या था, भारत की जनता में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी थी। और इसी क्रम में देखेंगे कि उसमें जनता में, भारतीय जनता में किस तरीके से असंतोष जागृत हुआ। आगे भी देखेंगे, आगे की चर्चा अगर देखें, अब आर्थिक कठिनाइयां क्या क्या आई ये भी देख लग सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई। आप देखेंगे जब भारत में किसी हिस्से पे कीमतों में वृद्धि होती तो भारत के लोग कहते हैं कि भारत सरकार क्या है, कीमतों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। तो इसी तरीके की बात प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय की कठिनाइयों की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और क्या होता है, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी हो जाती है। उत्पादन में कमी हुई और करों और किराए के बोझ की वृद्धि इसमें डाल दी जाती है। ये सब भारत में ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारत पर लादा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद का क्या था, ये अधिक कर था, अधिक कर नहीं था, अधिक कर था। तो देखेंगे सरप्लस टैक्स था जिसे कहते हैं, ठीक। तो इन सभी की बात होगी तो रक्षा व्यय में क्या कर दिया गया, भारी व्यय में वृद्धि कर दी गई और सीमा शुल्क में वृद्धि आदि के कारण जनता त्रस्ती हो गई थी। इन सभी कारणों से क्या था, आम जनता में बहुत सारी कठिनाइयां, उद्योग जगत, व्यापारी जो वर्ग था उसमें भी कठिनाइयां उत्पन्न दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें, ये सभी क्वेश्चन अब आपसे क्या है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने ये सभी पॉइंट आपको बताए हैं। आप देखेंगे इस क्रम की बात, अब भारत में इन सभी कारणों से क्या होने लगा था कि भारत के कई स्थानों में फसल खराब होने लगी के कारण खाद्यान्नों में भारी कमी हो गई। एक तरफ क्या था, उत्पादन में कमी आ चुकी है, दूसरी तरफ खाद्यान्नों में क्या है, जो है
कई स्थानों पर खराब होने लगी। कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की या उनको बाजार व्यवस्था में बेचने की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता उस समय क्या कर रही थी? ब्रिटिश सत्ता उस समय सिर्फ अपने आप को क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में क्या था, अपने को सर्वोच्च साबित करने में लगी थी। उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता, जिसे ब्रिटिश उपनिवेश, भारत ब्रिटिश उपनिवेश के नाम से जानते थे या जानते थे उस समय के दौर में, तो क्या कर रही थी? भारत में जो ब्रिटिश सत्ता थी तो भारत के लोगों की अनदेखी करते जा रही थी। आप इस क्रम की बात करेंगे और आप इसके कारण क्या हुआ? सूखा, महामारी, आप देखेंगे प्लेग। और प्लेग की घटना आपने पता ही होगा, प्लेग घटना के कारण क्या होता था? किसी ने बम फेंक दिया था किसी के ऊपर, तो देखेंगे हजारों लोग मारे गए इन घटना के कारण। आप देखेंगे युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों द्वारा कोई मदद नहीं की गई। आप देखेंगे क्या था, अंग्रेज जो रियायतें देने की बात की थी, संवैधानिक सुधारों की बात थी, वो तो अलग की बात है। उसके विरोध में तो लाए वो क्या, रौलट एक्ट की, और तो छोड़ो और कि हम और आपको क्या है दम मतलब दाब देंगे प्रेस करने के लिए। तो देखेंगे तो इसी क्रम में अब युद्ध समाप्त हुआ, तो बजाय इसके उन्होंने बहुत सारे कर हर वर्ग पे लाद दिए। आप देखेंगे भारत में लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अब जागृत होने, यही सब कारण थे कि क्या था, एक तरफ भारत के सामाजिक जो मूवमेंट के लोग थे, या आप सामाजिक थिंकर जिसे कह सकते हैं, या जो सोशल वर्कर के रूप में या गांधी जी राष्ट्रवादी नेता के रूप में जो उभर कर आ रहे थे, वो इनके साथ साथ आम जनता में ये कठिनाइयां निकल कर आ रही थी। इसीलिए आम जनता भी क्या है, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कहीं ना कहीं क्या था, एक 1857 की जो क्रांति होती है, उस 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में देखेंगे तो बहुत समय के पहले की धीरे धीरे चिंगारी जमा होती रही और वो अचानक फूटती है। लेकिन तय समय सीमा के भीतर आप एकजुटता का वहां क्या था, जो है एकजुटता नहीं थी। एकजुटता न होने की वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर आंदोलन होना और किसी वर्ग का समर्थन देना, किसी वर्ग का समर्थन ना देना, भारत के लोगों की बात कर रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा था, इससे असह्य जो है 1857 की असफलता के ऐसे कारण सामने आए थे। और आप देखेंगे फिर से कहीं ना कहीं क्या था, भारत में फिर से वही कारण धीरे धीरे क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों पर आर्थिक ब्रिटिश नीतियां जबरदस्ती थोपे जाने लगी। तो आप इस क्रम की बात करेंगे, लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अब जागृत होने लगी थी। आप इसकी बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे एक मुद्दा इसी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, खिलाफत का मुद्दा। तो प्रथम विश्व के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग देश, देखेंगे प्रथम विश्व की घटना में क्या कर दिया था, टर्की ने साथ किसका दिया था, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ देने की वजह से अंग्रेज जो है टर्की साम्राज्य के खिलाफ आ गए, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, सेवर्स संधि के तहत क्या कर डालते हैं, ऑटोमन साम्राज्य का विखंडन। तो इसी विखंडन के साथ होता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन का कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। आप देखेंगे, आप इस क्रम की बात करेंगे, भारत सहित विश्व भर के मुसलमान क्या कर रहे हैं, तुर्की के सुल्तान को अपना जो है आध्यात्मिक नेता या खलीफा मानते थे। हमने बताया था जो क्या है, भगवान के निकट का बंदा, जिसे कहते हैं क्या, भगवान का प्रतिनिधि। तो ऐसा व्यक्ति खलीफा को वो मानते थे। इसी कारण अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों ने क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य का विखंडन किया जाना, कहीं ना कहीं विश्व भर के मुस्लिम जनता में जो है अंग्रेजों के प्रति एक रोष या आक्रोश पैदा होता है, जो है आप देखेंगे इसकी बात है। अब आगे बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो ये सभी कारण है खिलाफत आंदोलन के मुद्दे के पीछे। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति पहले क्या कही, उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन हुआ कारण ये भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का क्या किया था, समर्थन किया। बाद में अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए, ठीक है, भारतीय मुसलमानों से भी उन्होंने सहयोग लिया। भारत में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या था, मुसलमानों से वो लोग सहयोग ले रहे थे धर्म के नाम से, और धर्म के नाम पे जो 1909 में बांटा था, इससे पहले की पृष्ठभूमि के साथ साथ 1909, 1919 प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे
क्या था कि अब भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या था, ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था। बाद में क्या है, अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। क्या जो है कुछ मुसलमानों के मुद्दे थे, धीरे धीरे क्या था, भारत में मुस्लिम पृथक जो प्रतिनिधित्व की बात थी उस पे मुस्लिम समुदाय लगातार अपनी बात कह रहा था। आप देखेंगे ये सभी मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में अगर बात करेंगे। और अगर हम चर्चा करें असहयोग आंदोलन की तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये करते हैं तुर्की साम्राज्य का विभाजन। ठीक, दूसरा है खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। ठीक, और मुस्लिम समाज अगर नाराज हो गए, मुस्लिम इससे क्या थे, नाराज हो गए। कैसे नाराज हुए, इससे खलीफा को अपमान, इससे क्या है, खलीफा का अपमान मतलब हर मुस्लिम का अपमान। और इसी अपमान के साथ मुसलमानों ने क्या है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनते चले गए। आप देखेंगे कि इसी खिलाफत आंदोलन में शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया था, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। आप इसे भी देख सकते हैं। ये सब आप देखेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में सारी चीजें देख रहे हैं। इतने पॉइंट आपको दिखा दिए हैं। अगर और आगे बात करें, अगर देखेंगे कि और कौन कौन से पॉइंट हैं। वर्ष 1919 में अली बंधु, ये शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, याद रखिएगा। अली बंधु मौलाना अबुल कलाम आजाद और अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठित होती है। आपसे पूछा जाएगी कि अखिल भारतीय समिति के सदस्य कौन कौन है, तो अली बंधुओं में 2 बंधु आ गए, अली बंधु लिखा है, देखेंगे। दूसरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या आप देखेंगे अंत तक जुड़े हुए हैं। अब जो है अमजल खान है, आप देखेंगे अजमल खान है, हसरत मोहनी, ये सभी अब क्या है, अब देखेंगे भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में आपको कुछ चेहरे जैसे कौन, अजमल खान हुए, हसरत मोहनी हुए, ये सभी कहीं ना कहीं मुस्लिम के समुदाय के प्रति या मुस्लिम में बात करें अगर क्या कि पृथक से निर्वाचन पद्धति की बात में होगी। और इसके साथ साथ खलीफा के विरुद्ध जो आंदोलन अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था उस आंदोलन की बात करेंगे। उसके खिलाफ में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारत में एक जो है मुस्लिम बंधु है खिलाफत आंदोलन में देखेंगे जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया जाता है। और यही समिति के जो सदस्य हैं, आपसे क्वेश्चन बनता है, यहां से याद रखिएगा, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखेंगे ब्रिटिश सरकार को इधर क्या होता है, तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु क्या करते हैं, मजबूर किया जा सके। ये सभी ऐसे कारण बनते हैं और देशव्यापी आंदोलन का आधार निर्मित कर दिया गया। आप देखेंगे देश भर में ऐसी आंदोलन की शुरुआत होती है असहयोग की। अब असहयोग आंदोलन की चर्चा करें तो 1 मिनट आप देखेंगे, इसी क्रम की अगर बात करें तो आपको और भी कुछ मुद्दे होंगे कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय किसान खिलाफत सम्मेलन भी ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। और ये अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है खिलाफत आंदोलन का ही हिस्सा था, जिसके अध्यक्ष थे फजल उल हक। हमने बताया था अभी इससे पहले, तो आप देखेंगे इन्होंने भी क्या किया था, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया था। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन के साथ साथ दोनों की, इन्होंने ब्रिटिश सामान का, क्योंकि असहयोग आंदोलन में तो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार लिखा हुआ है, लेकिन खिलाफत आंदोलन में आपने शायद सुना होगा कि इन्होंने भी क्या किया था, जो है ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने की बात की थी। आप देखेंगे। अब भारत में बात करेंगे। भारत में मुसलमानों ने अपना अंग्रेजों से निम्नलिखित मांगे भी रखी, जैसे क्या था, मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखा जाना चाहिए। अब भारत के लोगों ने जो है भारत समुदाय जो भारत में ब्रिटिश सत्ता थी उससे अपनी मांगे की कि आप ऐसा काम कीजिए, क्योंकि जो भारत में ब्रिटिश सत्ता थी वो सेम काम, चाहे ऑटोमन साम्राज्य हो वो भी ब्रिटिश सत्ता, आप देखें वहां विखंडन, या आप देखेंगे क्या जो हाउस ऑफ लॉर्ड थी वो भी उसके खिलाफ या उससे मनवाने की, भारत में अगर कोई मांग मनवाई जा रही है तो वो ब्रिटिश संसद से मांग मनवाने का
एक रीजन था कि यहाँ जो मांग मानी जाएगी वो वहीं से मान्य होगी। तो ऐसी बातें देखेंगे। और क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र दिया जाना, ऐसी मांगे जो है मुसलमानों ने अंग्रेजों से मांगी। हम तब खिलाफत आंदोलन वापस लेंगे। ये सभी बात आपने देखी। इसके बाद आप चलेंगे कि इस क्रम की अगर बात करें, अब कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन की बात होगी तो आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन का सफल बनाने हेतु क्या किया था, कांग्रेस का सहयोग आवश्यक था। ऐसा क्वेश्चन जो है खिलाफत आंदोलन के नेताओं को भी पता था कि हमें कांग्रेस का इसमें सहयोग चाहिए। हालांकि जिन्ना ने विरोध किया था, हमने पहले ही बताया, लेकिन जिन्ना की बात को असहयोग खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने क्या था, अस्वीकार कर दिया। आप देखेंगे और इस क्रम को होगा, इस क्रम में देखेंगे महात्मा गांधी खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के पक्ष में थे, ऐसी बात आई। और कांग्रेस इस तरह की राजनीति है। आप देखेंगे एक तरफ गांधी जी इसके क्या थे, पक्ष में थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की बात होगी तो कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई करने पर सहमत नहीं थी। उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो आगे चल के कुछ कठिनाइयां आए। तो आप देखेंगे भारत में कहीं ना कहीं गांधी जी की बात और कांग्रेस की बात अलग अलग मुद्दों पर आपको भिन्नता या मतैक्य दिखाई पड़ता है, जिसे कहते हैं कांग्रेस स्वीकार नहीं करना चाहती थी, गांधी जी खिलाफत के मुद्दे पर स्वीकार करना चाह रहे थे। आप देखेंगे स्वीकार करने की इसे साथ दिया जाए। अब इस क्रम की बात होगी तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनेगा यहां से कि बाद में हालांकि कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, पहले अपने मुद्दे पर थी कि पहले कुल मिला के आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहले मना किया था, तब तो आप बताएंगे कि हाँ मना किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस ने अपना समर्थन खिलाफत आंदोलन को दिया था तो आप कहेंगे हाँ दिया था। ठीक है, ये आपको बताने के क्रम में है कि आपको चीजें बनी रहे याद कि पहले कांग्रेस ने किया कि हम अपना समर्थन मना कर दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस भी इसमें क्या है, समर्थन में आई थी। इसी तरीके से आप और भी लोगों के समर्थन की बात होंगी तो हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने और ऐसे जन आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी को शामिल करने का एक सुनहरा अवसर था और इसी को गांधी जी आधार मान रहे थे। आप देखेंगे भारत में कहीं ना कहीं, और इसी के तहत भारत में क्या था, मुस्लिम लोगों ने भारतीय राजनीतिक सवालों पर आप देखेंगे क्या था, कांग्रेस और उसके आंदोलनों को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया था। कब से, खिलाफत आंदोलन के मुद्दे के साथ साथ जब कांग्रेस उनके साथ आई तो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम लीग भी आप देखेंगे पहली बार आपने सुना होगा कि मुस्लिम लीग कुछ ऐसा कार्य करने जा रही है, किस पे, असहयोग आंदोलन पे। तो मुस्लिम लीग क्या करने जा रही है, मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर और कांग्रेस और उसके आंदोलनों को पूर्ण समर्थन देने की बात की थी। आप देखेंगे ऐसी बात आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात होगी तो देखेंगे इस क्रम की बात। तो आगे बात करें असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन देखेंगे तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 औपचारिक रूप से क्या होता है, आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन होता है। और ये क्वेश्चन आपसे क्या है, स्टेटमेंट के रूप में एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, आप याद रखें। इस क्रम की बात होगी। और अगर बात करें अब कांग्रेस अधिवेशन 1900, इधर कलकत्ता अधिवेशन असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। अब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन पारित हुआ है और ये कलकत्ता अधिवेशन क्या था, एक विशेष अधिवेशन था, याद रखिएगा, विशेष अधिवेशन था। ये विशेष क्यों था, क्योंकि क्या था, ये प्रस्ताव पारित करना था, कौन सा, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित करना था। इसलिए कांग्रेस CWC जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज भी जो कार्य कर रही है कांग्रेस के रूप में, वो उस समय भी हुआ करती थी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत के कलकत्ता अधिवेशन में ऐसे प्रस्ताव को पास करने के लिए ऐसी कमेटी जो है प्रस्ताव पारित किया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी। तो आप देखेंगे लाला लाजपत राय के अधिवेशन में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए जाने का नाम जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे। और कलकत्ता अधिवेशन ने कांग्रेस में क्या किया था, पहली बार भारत में क्या किया था, विदेशी शासन के विरुद्ध, ठीक है, क्या किया था, सीधी कार्रवाई
ठीक है, यही है सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का क्या किया था, बहिष्कार, और क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव करने का निर्णय लिया था। पहली बार किया कांग्रेस ने, पहली बार अपने कि विदेशी शासन के खिलाफ क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन या किस इसमें अधिवेशन की बात होगी कि कलकत्ता किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। तो 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता का, इसमें जो है सीधी कार्रवाई, विधान परिषदों का बहिष्कार, ऐसे करने का असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आप देखेंगे इस क्रम के विरुद्ध में, अगर आगे बात करें इस क्रम में तो देखेंगे इस क्रम की बात होगी तब कि जो है भारत में अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यक्रम क्या क्या रहे। अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, आप देखेंगे। अब सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने की बात आई। सरकारी शिक्षण संस्थाएं जो क्या थी, इस्टेब्लिश की गई थी, आप देखेंगे तो आप उसी को देखेंगे। तो एक आपने सैडलर कमेटी नाम सुनी होगी, तो शिक्षा के रूप में पहले आई थी, आप देखेंगे। तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार की बात आई, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, पंचायतों के माध्यम से न्यायिक कार्य करने की बात की गई है। ठीक है, न्यायालय के हम निर्णय नहीं मानेंगे, लेकिन पंचायतों के माध्यम से निर्णय के कार्य किए जाएं, ऐसा असहयोग आंदोलन में ऐसी बातें रखी गई। और देखेंगे इस पर कार्य भी हुआ, ये नहीं रखी ही गई, इस पे अमल भी हुआ। आप देखेंगे विधान परिषदों का सीधा बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। आप देखेंगे नागपुर अधिवेशन जब होता है कलकत्ता का प्रारंभ, जो कांग्रेस का प्रारंभ रूप से, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रावधान किया गया। आप देखेंगे खादी पहनने की बात कलकत्ता के नागपुर अधिवेशन से कांग्रेस के नेताओं में ये बात सामने आई थी। और इसी क्रम में अगर बात करें, आगे देखेंगे कि इस क्रम की बात में अगर आगे चर्चा करें तो ये भी देखेंगे कि चरखा काटने को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि अब क्या करेंगे, हमने विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार दिया, अब चरखा काटेंगे, सूत बनाएंगे और उसी सूत से क्या कपड़े बुनेंगे और उसी कपड़े से हम अपना खादी बनाएंगे और खादी पहनेंगे। तो ऐसी बात हुई गई। और सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का परित्याग कर दिया गया। उपाधियों के संदर्भ में देखें, गांधी जी ने स्वयं त्याग दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी, सत्येंद्रनाथ सिन्हा ने त्याग दी थी। आप देखें कि जिससे कौन से जलियांवाले बाग हत्याकांड पे अवैतनिक जो है पदों का परित्याग किया जाना। और ये भी देखेंगे सरकारी सेवाओं के परित्याग की बात थी, सरकारी करों का भुगतान ना करना। और इन्हीं सब मुद्दों से आपसे क्वेश्चन बनकर सामने आता है। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, तो देखेंगे इस क्रम में कि इन पॉइंट के साथ साथ आपको सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार कर दिया गया। जो उत्सव की बात है वो भी जो सरकारी रूप से थे तो उनको भी क्या है, बहिष्कार करने की बात की गई है। और सैनिक, मजदूर, कर्मचारियों को मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए ना जाना, ऐसी बात इसमें कही थी। मेसोपोटामिया आप जानते होंगे कहाँ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के रूप में, मतलब ब्रिटिश सत्ता जो है, ब्रिटिश कर्मचारियों, ब्रिटिश वर्कर, भारत के लोगों को वर्कर्स के रूप में मेसोपोटामिया जहां कार्य करने के लिए भेज रही थी। आप देखेंगे तो इसी क्रम में जिसे हम कहते हैं गिरमिटिया मजदूर, जिसे पहले अपने वैदिक काल में चलता गिरमिटिया मजदूर का नाम आपने सुना होगा। तो इसी क्रम की बात होगी, सैनिक, मजदूर, कर्मचारियों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए ना जाना, ये सभी मुद्दे असहयोग आंदोलन के मुद्दे बनाए गए। आप देखेंगे आगे बात करें कि इन आधारों पे हम कार्य करेंगे। अब इस काम के लिए क्या था, विधान परिषद की बात, बहिष्कार की बात आई। तो विधान परिषद के बहिष्कार पे चित्तरंजन दास को लगा कि नहीं ये तो गलत बात है। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे, तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में विधान परिषद के बहिष्कार की बात पर जो है संतुष्ट नहीं थे, या देखेंगे प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। तो प्रस्ताव की बात है तो देखेंगे कि प्रस्ताव पर जो है सहमत नहीं थे। उनका नाम है CR दास। और देखेंगे CR दास का नाम स्वराज पार्टी के जो है संस्थापकों में भी जुड़ा हुआ है। तो इस क्रम की बात होगी तो CR दास
इस विधान परिषदों के बहिष्कार की बात जो थी, उस बहिष्कार पर क्या थे, CR दास, जिसे इन्हें चित्तरंजन दास भी बोला जाता है, जो थे क्या, सहमत नहीं थे। आप देखेंगे, हालांकि ये बाद में पहली नजर, जिसे कहते हैं दो नजर, पहली नजरिए में ये सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में ये मान गए। कैसे मान गए आपको दिखते हैं। मान गए तो कैसे मान गए, इधर हुआ कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 जो प्रॉपर रूप से इनका होता था, तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ था, उसको भी क्या है, पूर्ण रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए कि हाँ ये सही है। आप देखेंगे तो इस क्रम की बात होगी, तो इस क्रम में होगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1900 जो वार्षिक सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। आप देखेंगे ये वार्षिक सम्मेलनों में आप देखेंगे असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। जिस अध्यादेश कांग्रेस द्वारा, जैसे कहते हैं अध्यादेश लाई, विशेष अधिनियम या विशेष जो कांग्रेस अधिवेशन बैठा, उसमें कांग्रेस के लिए जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर असहयोग आंदोलन की पुष्टि प्रॉपर रूप से आपको क्या थी, इस अधिनियम में 1920 के जो कलकत्ता नागपुर अधिवेशन होता है, यहां पुष्टि की गई। दूसरा पॉइंट है कि कांग्रेस इस नागपुर अधिवेशन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। आप देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, कांग्रेस ने अब संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के लक्ष्य अपना त्याग कर दिया कि हम संवैधानिक तरीके से लक्ष्य ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा कांग्रेस 1920 के नागपुर अधिवेशन और असहयोग आंदोलन में ये अपनी पुष्टि इनडायरेक्ट रूप से स्वीकार कर चुकी थी। देखेंगे तो देखेंगे कांग्रेस, जिसे कहते हैं डू एंड डाई, करो या मरो का नारा, जिसे 1942 में जाके जब गांधी जी देते हैं, उसकी शुरुआत की जड़ें आपको कहां दिखाई पड़ रही हैं, कांग्रेस के संवैधानिक तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर क्या कर दिया, लक्ष्य के स्थान पर अब जो है, हालांकि दोनों में बदलाव है, याद रखिए ना, क्या है, शांतिपूर्ण और उचित न्याय के तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया। यहाँ क्या किया है कि भाई हम संवैधानिक तरीके से, जिसे कहते हैं ब्रिटिश सत्ता से हम तरीका है, उससे शायद हम अपना न्याय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और यही तरीके थे कि कांग्रेस का जो संवैधानिक तरीका क्या था, कांग्रेस का संवैधानिक तरीका ये था कि हम ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर ब्रिटिश भारतीय लोगों में शासन सुधार की बात कर रहे थे, जो अभी तक कांग्रेस के लोग, अब उन्हें लगने लगा कि ये संवैधानिक तरीका तो अब संभव नहीं है। रॉबर्ट टेक्टियल आए, इन्होंने अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम स्वयं करेंगे, अपने लक्ष्य के स्थान पर क्या करेंगे, शांतिपूर्ण की बात करेंगे, न्याय उचित। तो आपने देखेंगे ये न्याय उचित तरीके से, तो न्याय क्या होगा, न्याय की बात होगी। देखेंगे कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में क्या था, पंचायतों की बात से, न्यायालय छोड़कर पंचायतों से निर्णय लीजिए आप, ठीक है। शांतिपूर्ण की बात होगी, जैसे सत्याग्रह, असहयोग की नीति, ठीक है। शांतिपूर्ण आप क्या था, धरना प्रदर्शन की बात है, तो आप ये भी देखेंगे। तो आप ये भी देखेंगे स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य को घोषित किया है। और स्वराज शब्द की बात इस अधिनियम के साथ साथ इससे पहले के भी अधिनियम में बात की जा चुकी है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी बात होगी कि इस प्रकार कांग्रेस ने क्या किया, संवैधानिक दायरे से बाहर क्या कर दिया, संवैधानिक दायरे से बाहर निकले, क्योंकि क्या किया, संवैधानिक तरीके से ये जब प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो ये संवैधानिक तरीके से बाहर आए और जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। और यही पॉइंट आपको याद रखना है इस पॉइंट में कि किस तरीके से इन्होंने संवैधानिक तरीके को त्यागा और शांतिपूर्ण उचितपूर्ण न्याय तरीके के लिए इन्होंने जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। तो जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार करने की बात ये आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में ही आपको दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे इस क्रम की बात अगर आगे बात करें तो देखेंगे, इस क्रम में अगर आगे चर्चा करें तो दिखाई पड़ेगा आपको कि अब इस संगठनात्मक परिवर्तन कहां, कांग्रेस के जो संगठनात्मक, ये हम सभी बात जो कर रहे थे इससे पहले की बात हो, हाँ, ये सभी कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है 1920 का जो नागपुर में हुआ था, उसमें ये बात स्वीकार की गई थी, ठीक है। आप देखेंगे कांग्रेस का 1920 के अधिवेशन में आप इसी बातें स्वीकार की गई थी और यही बातें आप क्या है, अब आगे अगर चर्चा करें तो देखेंगे आप कि
यहीं पर संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं कांग्रेस में, ठीक है, किए गए। अब कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए क्या कर दिया गया, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति की गठित की गई। और आप देखेंगे 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठित की गई, ठीक है। और क्या, और मतलब दिन प्रतिदिन, मतलब जिसे कहते हैं कि भारतीय संसद क्या है, दिन प्रतिदिन, जिसे कहते हैं रोज हर घंटे संसद जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ऐसी ही बात कांग्रेस ने क्या किया, रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए क्या कर दिया, एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। और स्थानीय स्तर पर क्या किया, कार्यक्रमों की वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर आप देखेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया गया, क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, कल्चर थी। तो इन्होंने इसी अधिनियम में स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की वास्तविकता जो कार्यान्वयन है आप देखेंगे के लिए भाषाई आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का गठन 1920 के अधिनियम, ये सभी चर्चा हम 1920 के नागपुर अधिवेशन की बात कर रहे हैं, याद रखना। तो ये सभी चीजें नागपुर अधिवेशन की चर्चा कर रहे हैं आप देखेंगे। और आगे अगर हम चर्चा करें तो इस क्रम की अगर बात करें तो आपने देखा कि एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन की गई है। समिति मतलब जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रूप में जो आज भी कार्य कर रही है आप देखेंगे। इसी क्रम की बात है तो आप दिखाई पड़ेगा। आगे की बात है, अब फरवरी 1900 हाँ हाँ इस पे देखेंगे संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं। अब क्या किया गया है, नागपुर अधिवेशन में और की बातें हुई कि गांव और कस्बों में भी अब क्या किया है, कांग्रेसी समितियों के गठन की बात की गई। प्रदेश में तो कांग्रेस समिति गठित की ही जाती थी, लेकिन बात की गई 1920 के अधिनियम में आप देखेंगे ऐसी बात, कांग्रेसी समितियों की बात। अब क्या हुआ, गांव गांव कस्बे कस्बे में ऐसी बात कि टोला समिति होगी, गांव समिति है ये, तो आप देखेंगे मोहल्ला समिति है। तो कहीं ना कहीं क्या है, यही सभी समितियां कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आपको दिखाई पड़ती हैं कि ऐसी बातें स्वीकार की गई हैं। और देखेंगे अब सदस्यता के लिए कि इसकी कोई सदस्यता अगर लेना चाहे कोई व्यक्ति तो कहा 4 आना पैसा साल कर दिया कि 4 आना पैसा हम जो है कांग्रेस के कार्य संचालन के लिए 4 आना शुल्क रखा गया। और इसके बाद क्या रखा गया, गांधी जी ने घोषणा की यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य होगा। और ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार कितने एग्जामों में पूछा गया होगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लें, ध्यान से सुने मेरे बच्चों। तो देखेंगे कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपने कहा कि इसमें इस कांग्रेस अधिवेशन के जो 1900 नागपुर अधिवेशन के जुड़ा हुआ है, इसी में गांधी जी ने घोषणा भी की कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब 1 वर्ष के भीतर ऐसा कहा कि अगर तन्मय से पूरी जनता, पूरा देश इकट्ठा होकर लड़ा तो हम 1 वर्ष के भीतर ये स्वराज प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि कांग्रेस में कह दिया गया क्या कांग्रेस के अधिवेशन में कि भाई हम संवैधानिक, नागपुर अधिवेशन में कह दिया कि हम संवैधानिक तरीका छोड़ रहे, अब शांतिपूर्ण और उचित न्याय दिलाने के लिए पहली बार जन संघर्ष की बात है। और ये जन संघर्ष जन आंदोलन का जन्म देते हैं, जिसे डू एंड डाइट, करो या मरो का नारा आप कहते हैं ना गांधी जी वाला। कभी आपको मेंस आंसर राइटिंग में जोड़ना पड़े पहली बार आपकी, तो आप इस तरीके से आंसर राइटिंग कीजिएगा अपनी। तो देखेंगे इस क्रम की बात होगी। तो इस क्रम की अगर आगे चर्चा करें तो देखेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखेंगे कि क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई संगठनों, मुख्य बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर दी। जैसे ही गांधी जी ने घोषणा की कि हम 1 वर्ष के भीतर क्या करेंगे, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करेंगे अगर पूरी तन्मयता, पूरे देश की जनता हमारे साथ हुई,
जनसंघर्ष किया तुम 1 वर्ष के भीतर, तो अब इसके लिए तो क्या था, क्रांतिकारी संगठन तो इसी के लिए लड़ रहे थे कि हमको स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ब्रिटिश शासन के साथ साथ समर्थन नहीं चाहिए कि इसके साथ हमको क्या चाहिए कि ब्रिटिश समर्थन भी बना रहे और हम स्वतंत्र भी हो जाएं। तो ऐसा नहीं, हमको पूर्ण समर्थन चाहिए, हम अपना शासन स्वयं चलाएंगे। ऐसी बात क्रांतिकारी बहुत पहले ही से कहते चले आए थे। अब उनको लगा कि गांधी जी ने भी बात स्वीकार कर ली हमारी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं, तो गांधी जी की बात को तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया कि भैया हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। तो कांग्रेस की आतंकवादी जो है जो क्रांतिकारी आतंकवादी थे, तो देखेंगे आतंकवादियों के कई संगठनों का मुख्य रूप से बंगाल के क्रांतिकारी देखेंगे संगठनों का कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा उन्होंने कर दी। और दूसरा पॉइंट है एनी बेसेंट का आपने नाम सुना होगा, दूसरा नाम आपने मोहम्मद अली जिन्ना का सुना होगा, और ये बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल हैं, ठीक है, जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। जब ऐसी घटना आई, ऐसे ऐसे मुद्दे बनाए गए कि संवैधानिक की बात आई कि अब हम संवैधानिक नहीं शांतिपूर्ण और जनसंघर्ष की बात करेंगे। इन सभी मुद्दों को देखते हुए जो है एनी बेसेंट ने साथ कांग्रेस का छोड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना ने छोड़ा और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। कारण क्योंकि वह संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से जनसंघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे, आप देखेंगे। और ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि 1900 जब जनसंघर्ष के मुद्दे के स्थान पर अगर होगा कि जनसंघर्ष पे कांग्रेस ने जब कार्य करना शुरू किया पहली बार असहयोग आंदोलन पे, तो कौन ऐसे नेता थे जो छोड़कर चले गए, उसमें नाम एनी बेसेंट का है, मोहम्मद अली जिन्ना का है, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता कांग्रेस छोड़ देते हैं। आगे देखेंगे कारण था इसका कि ये संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से क्या था, संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। तो संवैधानिक मतलब ब्रिटिश शासन के साथ चलकर संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे थे। तो ऐसी बातों के साथ ये पक्षधर थे। आगे देखेंगे कि इस क्रम की अगर आगे चर्चा करें तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव के विधान परिषदों के बहिष्कार से संबंधित लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास के जो है ने अपना विचार वापस ले लिया, जिसे कहते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन के समय ऐसी घटना घटी कि लाला लाजपत राय, और हालांकि लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष ही थे आप देखेंगे, लेकिन वोटिंग कमेटी के आधार पर जो निर्णय लिए गए थे वो विधान परिषदों के बहिष्कार की बात थी, ठीक है। तो इस विधान परिषद के बहिष्कार पे क्या था, अध्यक्ष पद पर तो बैठे थे कौन, लाला लाजपत राय, और दूसरा नाम आप देखेंगे चित्तरंजन दास सदस्य के रूप में थे कांग्रेस के। तो विधान परिषद के जैसे ही बहिष्कार की बात उठी थी तो लाला लाजपत राय तो अध्यक्ष पद पे बैठे थे, स्वीकार करना है, और अध्यक्ष पद पे बैठा हुआ निर्णय कैसा होता है ना, वो तो एकदम न्यूट्रल है एकदम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर बाद में लाला लाजपत राय क्या थे कि अलग से इस पे कहा कि बहिष्कार के मुद्दे पर जो है विरोध उन्होंने भी अपना प्रकट किया था कि ऐसी बात सही नहीं है। तो इसमें चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय का नाम जुड़ा था। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कलकत्ता किस अधिवेशन में कौन जो है विधान परिषद के बहिष्कार पर कौन से नेता थे जिन्होंने विधान परिषद के असहयोग आंदोलन विधान परिषद के बहिष्कार पर अपना विरोध प्रकट किया था, तो उनमें दो नाम आते हैं, लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास। देखेंगे दोनों ही व्यक्ति जब कांग्रेस नागपुर अधिवेशन होता है तो आप देखेंगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है, आपको पता होना चाहिए, सी राघवाचारी का नाम आपने सुना होगा। तो राघवाचारी के नेतृत्व में नेतृत्व होता है, आप देखेंगे तो यहीं पर लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास अपना विरोध वापस ले लेते हैं। तो इस क्रम की बात आप देख सकते हैं। इस साथ आगे बात करेंगे। आगे अगर हम चर्चा करें तो असहयोग आंदोलन के अब प्रगति और प्रसार की बात अगर देख सकते हैं कि प्रचार कैसा होगा, तो आप देखेंगे कि आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने क्या किया था, कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और कैसरे हिंद की उपाधि आंदोलन शुरू करने की बात है, कैसरे हिंद की उपाधि कहां लौटाई थी, रौलट एक्ट के विरोध में लौटाई थी। तो आप देखेंगे ये उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई थी, क्योंकि क्या था, इन्हें भारतीय एजेंट के रूप में क्योंकि इन्होंने क्या था, ब्रिटिश लोगों भारतीय लोगों का समर्थन पाने के लिए अंग्रेजों ने जो है गांधी जी को अपना साथ देने का वादा किया था। उस रूप में गांधी जी ने क्या किया था,
भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया था कि आप भर्ती हुए, हम ब्रिटिश सेना के साथ लड़ेंगे, ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर जो है संवैधानिक सुधारों की बात करेंगे। तो इस क्रम की बात होगी। आगे अगर हम देखें, इस क्रम की बात अगर आगे चर्चा करें तो आपको और भी चीजें कि गांधी जी द्वारा ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। पश्चिम भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन अपूर्व सफलता मिली। कौन किन हिस्सों में अगर पूछा जाए आपसे कि जब आंदोलन की शुरुआत होती है तो आप चलेंगे बंगाल, उत्तरी भारत पूरा, और आप देखेंगे पश्चिमी भारत। तो अभी भी इसमें कौन सा हिस्सा छूटा हुआ है? दक्षिण भारत आप देखेंगे, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, ठीक है। अगर पूर्वी भारत की बात होगी तो वो भी छूटा हुआ है। तो इस क्रम में देखेंगे बंगाल, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में इसमें आंदोलन में क्या है, पूर्ण रूप से समर्थन में, मतलब जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया हुआ था। आप देखेंगे इस क्रम की अगर बात करें, आगे हम देखें अगर तो शिक्षाओं संस्थाओं का जो बहिष्कार होता है, इसकी भी चर्चा इसी असहयोग आंदोलन में की गई थी। तो शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा संस्थाओं का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। याद रखना, ये अलग लिखा, अलग अलग लिखा, तो आप इसे क्या है यही लिख देते हैं आपके लिए, हुआ, ठीक। तो देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे संस्थाएं बहुत ज्यादा आप देखेंगे, जिससे भारतीय शिक्षा पद्धति पे नए स्कूल जो खुलते हैं वो आपको बंगाल में ही दिखाई पड़ते हैं। इसकी बात अगर आगे चर्चा करें तो आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें अन्य चीजों की, तो आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा संस्थाओं का जो बहिष्कार, सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ, ये हमने देखा, ठीक। अभी विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। आखिर शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार हुआ तो शिक्षा तो देना भी जरूरी है, ये बात तो सभी जानते थे। तो इस रूप में आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान पहला नाम आप देखेंगे काशी विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, बनारस विद्यापीठ की स्थापना। आप देखेंगे कौन सा? तिलक महाराष्ट्र, ठीक है। और कौन सा है? तिलक फंड में आप देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे कौन सा? महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना। और दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये सभी आपको कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जो असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित संस्थाएं हैं, जो भारतीयों द्वारा स्थापित की जाती हैं। तो इस क्रम में देख सकते हैं। तो इस क्रम की बात करें तो आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने इसी क्रम में। ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाले हुए हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये नेता भारतीय संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्रम में इनको देख सकते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या किया, जो है बहिष्कार किया गया। किसका? जो है शिक्षा का। आप देखेंगे पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भारतीय या कहेंगे ब्रिटिश सत्ता का बहिष्कार किया जाना, इन सभी चीजें हैं। आप इनके नेतृत्व में अगर देखें, आगे बात होगी तो देखेंगे इस क्रम की बात है। तो देखते हैं आगे पॉइंट में। अब आएगी वकालत का बहिष्कार। तो वकालतों का भी बहिष्कार हुआ है। तो वकालत के बहिष्कार पे देखेंगे, वकालत का बहिष्कार करने वाले वकीलों में अगर देखेंगे प्रमुख कौन थे, तो पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने वकालों में क्या था? दूसरा नाम उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ा हुआ है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पिता पुत्र आप देखेंगे। और ये भी देखेंगे क्या है कि गुजरात के कौन थे? विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल। दूसरा नाम है बिहार के राजेंद्र प्रसाद और मद्रास के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और दिल्ली में
क्या है, आसफ अली। ये सभी वकालत का बहिष्कार करने वाले व्यक्ति थे। आप देखेंगे इन्होंने क्या था कि जो है वकालत का बहिष्कार करने वाले प्रमुख वकीलों में नाम इनका जुड़ा हुआ है। कि कहां किसने किया है ये भी आपको बता दिया, कभी पूछा जाए कि कहां आसफ, दिल्ली में किसने वकालत को बहिष्कार किया, आसफ अली ने किया। मद्रास में किसने किया, राजगोपालाचारी ने किया। बिहार में किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया। गुजरात में किसने किया, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने किया। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किया। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। और आप देखेंगे इस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में इनके, अब ये भी देखेंगे कि इसमें क्या था, जैसे हमने कहा विदेशी सामानों को बहिष्कार करना, और ये भी देखेंगे क्या, सेना छोड़ना, ये सभी हिस्सा थे जो है असहयोग आंदोलन में। तो परिषद में चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। इस तरीके के मुद्दे इस अधिनियम में आपको असहयोग आंदोलन में दिखाई पड़ रहे थे। अब ये भी देख सकते हैं कि इस क्रम में अगर क्वेश्चन पूछे कि मुस्लिम नेताओं में जो है असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक योगदान देने वाले नेता कौन कौन थे, ठीक, तो ये भी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक योगदान देने वाले मुस्लिम नेताओं के नाम जोड़े जाएं तो कहोगे डॉक्टर अंसारी, आप इनका नाम सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली। आपको कहीं जिन्ना का नाम नहीं आता, याद रखना ये, ठीक है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये अलू बंधु थे, याद रखना। और क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा उसमें एक जिन्ना का ऑप्शन डाल के कि कौन कौन थे, तो आपसे ये क्वेश्चन का नाम आएंगे। मुस्लिम नेताओं में ये नाम आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। और आगे अगर चर्चा करें तो मोहम्मद अली पहले नेता थे, मोहम्मद अली हैं ये, ठीक है। ये मोहम्मद लिख गए हैं, ये मोहम्मद हैं भाई। मोहम्मद अली ऐसे पहले नेता थे, आप देखेंगे ऐसे कौन थे, पहले नेता थे जिन्होंने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी कि असहयोग आंदोलन में प्रथम व्यक्ति कौन थे नेता जिन्हें गिरफ्तार किया, तो वो व्यक्ति थे मोहम्मद अली ही नाम आता है। आप देखेंगे ऐसे पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सत्ता के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो ये नाम आता है मोहम्मद अली का। आगे चलें तो इस क्रम की अगर बात करें, अगर ये भी देखेंगे कि 4 वकीलों में आपने जिन्होंने वकालत छोड़ने के क्रम में बहिष्कार किया, लेकिन किस किस ने वकालत छोड़ी, तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एक नाम और आपने सुना होगा, कौन, क्या नाम है इनका, आसफ अली। तो 3 नाम आप देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे अन्य भी व्यक्ति हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी वकालत छोड़ी भी, कुछ बहिष्कार किया। वकालत छोड़ने के क्रम में हमने तो 3 इतने नाम बता दिए। बहिष्कार का मतलब उन्होंने स्वयं वकालत छोड़ी, ये नाम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करेंगे, एक तिलक स्वराज फंड होता है, क्योंकि तिलक स्वराज फंड, क्योंकि तिलक क्या था, एक महत्वपूर्ण नेता थे। और आप ये भी देखेंगे तिलक के स्वराज फंड को जो स्थापित किया जाना, गांधी जी के आह्वान पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तिलक स्वराज फंड किसके आह्वान पर स्थापित किया गया, तो आप कहेंगे गांधी जी के आह्वान पर तिलक फंड स्थापित किया गया था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए गए। आप देखेंगे इस फंड में 1 करोड़ से रुपए अधिक से जमा किए गए थे। उस समय के दौर के में बहुत ज्यादा बड़ी रकम होगी अगर बात करेंगे, देखेंगे इस क्रम की बात होगी। आगे बात करें, अब इसी क्रम में अगर बात करेंगे तो अब प्रिंस ऑफ वेल्स को भी लगा चलें भारत घूम के आते हैं, क्या रॉलेट एक्ट कानून आ ही गया है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, हमारा कौन विरोध करेगा। तो इसी क्रम में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और भारत में इनका क्या कर दिया, भारतीय लोगों ने, इनका ही नहीं इन्हें पता ही लगा होगा कि क्या कारण है, आप ये भी पता होगा। अब क्योंकि वो जब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर चुके थे, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार कर चुके थे, सभी चीजों का बहिष्कार कर चुके थे, उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत चले आए। तो भारत चले आए तो प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या हुआ, भारत आगमन पर विभिन्न स्थानों पर क्या हुआ, हड़तालें कर दी कि ना, हमें आपको सुनना ही नहीं है।
दूसरा है विरोध प्रदर्शन भी कर दिए गए और आयोजन किया गया प्रिंस ऑफ वेल्स का। आप देखेंगे ये विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या था, सर्वत्र काला झंडा दिखाकर इनका स्वागत किया। आओ हम आपको काला कानून के, शायद आपने देखा उसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कह दिया गया। इधर जब प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आते हैं तो भारत आगमन पर इन्हें काला झंडा दिखाकर इनका हड़ताल और प्रदर्शनों के माध्यम से इनका स्वागत किया गया। आप चलें आगे बात करें, इस क्रम की बात होगी तो इस क्रम की बात में आप देखेंगे कि मुंबई समेत आप देखेंगे कि कई स्थानों पर क्या हुआ, हिंसक वारदातें दिखाई पड़ी और ये हिंसक वारदातें धीरे धीरे क्या था, एक जन्म लेने लगी थी, जिससे बाद में क्या था, अब असहयोग आंदोलन, जिसे शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण ढंग से बात की गई थी जन संघर्ष की, अब हिंसक रूप लेने लगा। हिंसक कहां, बंबई समेत कई स्थानों पे घटी और पुलिस के साथ इनमें झड़पें हो गईं। गांधी जी की सभा से लौटने वालों और प्रिंस के स्वागत समारोह में भाग लेने वालों में संघर्ष हो गया, क्योंकि भाई दो घेरे थे भारत में भी। ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में कांग्रेस का समर्थन था, तो कांग्रेस के भी साथ थे लोग जनसंघर्ष में और ब्रिटिश सत्ता के साथ थे भारत के कुछ लोग, आप देखेंगे। तो इस क्रम की बात होगी तो गांधी जी की सभा से लौटने वाले, और मुंबई में क्या था, जब बॉम्बे पहुंचे प्रिंस ऑफ वेल्स तो एक तरफ गांधी जी की सभा से लोग लौट रहे थे, दूसरी तरफ प्रिंस ऑफ वेल्स के सभा से लोग लौटे, तो दोनों की क्या हुई, मुलाकात हो गई और वही मुलाकात क्या हुआ, जन संघर्ष में बदल गई, संघर्ष के रूप में बदली। और ज्यादातर इसमें कौन शिकार हुए, आप देखेंगे इसके शिकार संघर्ष में सबसे ज्यादा पारसी समुदाय, ईसाई समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय, और हिंसा और पुलिस द्वारा क्या हुआ, गोली चलाए जाने पर यहीं पर क्या था, 58 व्यक्ति मारे जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं बंगाल बंबई में ही दिखाई पड़ती हैं, चौरी चौरा कांड घटित होने से पहले ही। आप देखेंगे इस क्रम की बात होगी। तो इस क्रम में अगर आगे बात करें तो हाँ, एक पॉइंट और देख लेते हैं, बस इतना ही। इसके बाद देखते हैं कि असहयोग स्थानीय आंदोलनों द्वारा असहयोग, अब एक तरफ तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, दूसरी तरफ स्थानीय जिसे कहते हैं छोटे आंदोलन। छोटे आंदोलन कैसे हो रहे थे, जैसे जगह जगह क्षेत्रीय आंदोलन थे, वही क्षेत्रीय आंदोलन आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में और अधिक ऊर्जा का संचार भरना। छोटे छोटे जगह से आंदोलन जो शुरू हुए थे उसने असहयोग आंदोलन में जो है ऊर्जा का संचार भर दिया। इस क्रम की बात होगी। इसमें इस स्थानीय आंदोलनों में एक नाम जुड़ा हुआ है, अवध किसान सभा उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है। दूसरा नाम है एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, तीसरा नाम है मोपाला विद्रोह मालाबार, तीसरा नाम है पंजाब के महंतों का निष्कासन की मांग करने को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन, ठीक है। देखेंगे ये गुरुद्वारा से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और असम में चाय बागान मजदूर का हड़ताल पर जाना। और तीसरा आप देखेंगे असम बंगाल के रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल। आपने इतने नाम सुने, आगे की नाम करेंगे। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन, और आप देखेंगे राजस्थान में किसानों और आदिवासियों का आंदोलन इस प्रमुख आंदोलन का हिस्सा बने, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, असहयोग आंदोलन में एक ऊर्जा भर दी। तो इसमें नाम हमने बताया अवध, एका, मोपाला, पंजाब के महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिख आंदोलन, असम में चाय बागानों के खिलाफ मालिकों के खिलाफ की हड़ताल, असम बंगाल के जो क्या है रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, और क्या है आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन, और राजस्थान में किसानों और आदिवासियों का आंदोलन। ऐसे मुद्दे आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस असहयोग आंदोलन के एक जन संचार जिसे कहते हैं ऊर्जा का भरना या संचार होना, ये महत्वपूर्ण भूमिका इन आंदोलनों ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिखाई। तो इस रूप में आपने देखा कि इन छोटे छोटे आंदोलनों को आप क्या है देख सकते हैं एक क्रम में। आगे अगर हम बात करें कि इस असहयोग आंदोलन के और क्या प्रतिक्रिया क्या हुई। अब
अब लोगों की प्रतिक्रिया में अगर बात करेंगे, लोगों की आम जन की प्रतिक्रिया की बात हो रही है, तो आम जन की प्रतिक्रिया में आपको दिखाई पड़ेगा कि हजारों छात्रों ने क्या हुआ, छात्र के संदर्भ में बात हो रही है, याद रखना। तो छात्रों में आप देखेंगे कि हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। इस असहयोग आंदोलनों के द्वारा राष्ट्रीय कॉलेजों में दाखिला लिया गया और देखेंगे जो है साथ ही बड़ी संख्या में आंदोलन में ये लोग शामिल भी हुए। कौन से? युवा आंदोलन जिसे कहते हैं। तो युवाओं की संख्या असहयोग आंदोलन में हजारों की संख्या में आपको दिखाई पड़ती है। दूसरा नाम है व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग का आंदोलन में जुड़ाव कैसे हुआ? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में आप देखेंगे, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में व्यवसायी वर्ग का भरपूर सहयोग मिला इसमें। और दूसरा, उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का पूर्ण समर्थन किया। तो ऐसा आंदोलन इस असहयोग आंदोलन के दौरान आपको दिखाई पड़ता है। तीसरा नाम है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग में कौन थे? कृषक वर्ग में आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में किसानों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई। तो आपसे पूछा जाएगा आम जन में कौन कौन थे? छात्र पूछा जाए, व्यवसायी वर्ग पूछा जाए और कृषक वर्ग, तो ये सभी वर्ग इसमें शामिल थे। और भी देखते हैं कि इस क्रम में अगर आगे चर्चा करें महिलाओं की बात, तो आप देखेंगे महिलाओं का इस आंदोलन में क्या हिस्सा था। अब महिलाओं ने क्या हुआ, महिलाओं की बात होगी तो महिलाओं ने बड़ी संख्या में असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, भाग लिया था। और महिलाओं द्वारा क्या किया गया, विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करने में इन्होंने सबसे सक्रिय रूप से भाग लिया था। आप देखेंगे महिलाओं ने एक तो विदेशी कपड़ों के संदर्भ में और देखेंगे शराब की दुकानों के सामने इन्होंने क्या था, महिलाओं ने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। एक इसी क्रम में एक आंदोलन और भी है भारत में, याद रखिएगा वो आंदोलन कौन सा है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जब होती है तो जो शराब की दुकानों के संदर्भ में एक आंदोलन लाठी डंडा आंदोलन जिसे कहते हैं, आप देखेंगे तो उस संदर्भ में आंदोलन दिखाई पड़ेगा। आगे बात करेंगे मुसलमानों का क्या नेतृत्व इस आंदोलन में रहा, क्योंकि मुस्लिम आंदोलन ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। क्योंकि खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन के साथ साथ क्या था, खिलाफत आंदोलन इस असहयोग आंदोलन का आगे चल के हिस्सा बन गया था। और ये भी देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ मुस्लिम नेताओं की बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भागीदारी थी। तो ध्यान से सुने, देखेंगे खिलाफत आंदोलन के कारण मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में क्या किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस आपको जो चीजें बताई वही आपको लिखित रूप से दिखाई पड़ रहा है। आप देखेंगे इस क्रम की अगर आगे बात करें तो देखेंगे असहयोग आंदोलन के प्रति, अब आप बात हुई असहयोग आंदोलन में लोगों की तो प्रतिक्रिया आ गई, ठीक है। अब देखेंगे अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि सरकार तो संवैधानिक सुधारों से अपनी बात से मुकर गई थी। तो सरकार में के प्रति, इस आंदोलन के प्रति क्या हुआ, अंग्रेज सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि एक तरफ प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, दूसरी तरफ वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, ठीक है, और बहुत सारे बहिष्कार देखेंगे। वकीलों ने अपना धरना प्रदर्शन दे दिया, मतलब बहिष्कार कर दिया। शिक्षण संस्थाएं, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, महिला वर्ग, छात्र वर्ग, सभी तो इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। अब अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई, तो रीडिंग साहब ने रीडिंग की तो 1921 में लिखे वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने गांधी जी से मुलाकात की। उन्हें लगा कि गांधी जी तो पहले ही कह चुके थे कि हम अगर ये सफल जन संघर्ष आंदोलन पूर्ण रूप से जन संघर्ष के साथ चला या सफल हुआ, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की बात इस आंदोलन में की जा चुकी थी। तो आप देखेंगे गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से कहा कि वह अली बंधुओं को अपने भाषणों में हिस्सा भड़काने वाली बात ना कहने के लिए बात बोले। तो आप देखेंगे कहीं ना क्या था, एक पक्ष को साथ लेकर दूसरे पक्ष को रोकने की बात हुई थी कि आपका तो आंदोलन शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके का है, लेकिन अली बंधुओं द्वारा जो हिंसा भड़काई जा रही है उसके लिए लॉर्ड रीडिंग को गांधी जी से यह बात बोलनी पड़ी क्या, कि हमको गांधी जो है ऐसी बात जो है अपने आप भाषण, अपने पत्र, अपने आह्वान में बोलें कि जो है अली बंधुओं को अपने भाषणों में हिंसा भड़काने वाली बातें कहने के लिए कहें कि ऐसी बात ना हो। तो सरकार का इसका उद्देश्य क्या था, गांधी जी और अली बंधुओं के बीच में क्या था, आपसी फूट डालना।
यही इस पॉइंट का रीजन था। आप देखेंगे कि जो रीडिंग साहब ने गांधी जी से बोला, इसके बीच था कि अब फिर से इनको फोड़ दिया जाए। तो इस क्रम की बात थी, और लेकिन ये इसमें असफलता इन्हें हुई। गांधी रीडिंग वार्तालाप यहीं पर समाप्त हो जाती है, आप देखेंगे, क्योंकि वो बात इसमें क्या था, इसके लिए गांधी जी सहमत नहीं हुए। आप चलेंगे आगे, अगर हम बात करेंगे आगे देखें अगर, तो देखेंगे